अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चों। उम्मीद है गर्मी ने आप लोगों की सही हालत ख़राब की हुई होगी, लेकिन चलें कोई बात नहीं, हमने पढ़ना भी है साथ साथ, इसीलिए हम ज़्यादा डिटेल्ड नहीं, जितना आप लोगों को चाहिए उतना उतना ही पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये चैप्टर नंबर 2। चलें जी, चैप्टर 2 हमने करना है, तो चैप्टर 2 कोई मुश्किल नहीं है, हम लोग जल्दी जल्दी से इसको कवर कर लेंगे। और आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। जो जो मैं बताऊंगी, जो जो शॉर्ट क्वेश्चंस बताती जाऊंगी, साथ साथ आप लोगों ने मार्क करते रहना है बुक पे, ताकि आप लोगों को बाद में कोई रिवीजन में मुश्किल ना हो। चलिए जी, शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स होता क्या है? काइनेमेटिक्स स्टडी है मोशन की। इसकी डेफिनेशन में यहाँ पर दी हुई है बुक वालों ने। काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। सिर्फ ऑब्जेक्ट की मोशन को पढ़ना है हमने कि वो मूव कर रहा है, ये नहीं पढ़ना कि क्यों कर रहा है। वो मूव कर रहा है, वो किस तरह मूव कर रहा है, मतलब सीधा जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, गोल गोल घूम रहा है, किस तरह मूव करना है वो पढ़ना है। टाइप्स ऑफ मोशन पढ़नी है, कॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़नी। चलो आगे हम चलते हैं। रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन में डिफरेंस क्या है? सिर्फ पोजीशन का। अगर आपकी पोजीशन सराउंडिंग के हिसाब से चेंज होती है तो आप मोशन में हैं, अगर चेंज नहीं होती तो आप रेस्ट पे हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो रेस्ट पे है। बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो वो मोशन में है। द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ रिलेटिव। इस बात का क्या मतलब है? जब हम लोग छोटे थे, हम लोग अक्सर गाड़ी में जाएं या पैदल चल रहे हों या बस में जाएं, तो हम लोग कहते होते थे कि हमारे साथ साथ चांद चल रहा है, चांद हमारे पीछे पीछे आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, चांद हमारे पीछे पीछे नहीं आ रहा होता। चांद दरअसल हमारे साथ साथ नहीं चल रहा होता। वो यही बात होती है कि वो मोशन हम मूव कर रहे होते हैं, हमारी मोशन और चांद का रेस्ट पे होना रिलेटिव है। हमें लगता है कि वो चल रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से रेस्ट पे होता है, वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही होती। लेकिन उसके हिसाब से अगर हम देखें, अगर आप लोग एक बंदा नीचे चल रहा हो और आप वहाँ खड़े होकर चांद पे खड़े होकर देखें, तो आपके हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज होगी, वो मोशन में होगा। ये मतलब है इस बात का। फॉर एग्जाम्पल, अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस। आगे एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर एक बस चल रही है, उसमें जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो मोशन में नहीं है, बस मोशन में है, लेकिन पैसेंजर्स रेस्ट पे हैं क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। हाँ, अगर कोई बंदा बस में आगे पीछे घूम रहा है, जैसे अगर कंडक्टर हमसे अक्सर फेयर कलेक्ट करने आता है, किराया कलेक्ट करने आता है, हम उसको कह सकते हैं कि वो मोशन में है, लेकिन जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं वो मोशन में नहीं होंगे। टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन 3 तरह की होती हैं: ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी। आगे हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये क्या होती हैं। ट्रांसलेटरी की फर्दर आगे 3 टाइप्स हैं: लीनियर, रैंडम, सर्कुलर। तो मोशन की टोटल 6 टाइप्स नहीं हैं, मोशन की 3 टाइप्स ही हैं। फर्दर 3 टाइप्स जो हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन की हैं। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन मोशन है अलोंग अ लाइन। स्ट्रेट लाइन होगी तो लीनियर होगा, अदरवाइज वो लाइन कर्व्ड भी हो सकती है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। क्योंकि अगर रोटेशन हो जाएगी तो वो तो रोटेटरी मोशन बन जाएगा। जब वो एक सीधी लाइन के या फिर किसी कर्व्ड लाइन के साथ साथ मूव करे, वो ट्रांसलेशनल मोशन है। जैसे फिगर 2.3, इसमें हमारे पास कर्व्ड लाइन है, ये ट्रांसलेटरी मोशन ही है लेकिन अलोंग अ कर्व्ड पाथ है। लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। अगर आपकी कोई मोशन है वो बिल्कुल सीधी लाइन में है, वो लीनियर है। अगर वो सर्कुलर शेप में है, सर्कल में मूव कर रहा है, तो वो सर्कुलर मोशन है। अगर उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई शेप नहीं है उसकी मूवमेंट की, इरेगुलर सा मोशन है, तो वो रैंडम मोशन होगा। रोटेटरी मोशन किसको कहते हैं? रोटेटरी मोशन उसको कहते हैं
जो अपने एक्सिस के अबाउट मूव करता है। ऐसे तो हम लोग कहें कि सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन, अक्सर इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सर्कल मोशन जो है वो सर्कल के अलॉन्ग मूवमेंट है, रोटेटरी मोशन जो है वो एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट है, एक सेंट्रल पॉइंट के अलॉन्ग मूवमेंट है। सर्कल में कोई सेंटर पॉइंट के अलॉन्ग मूव, उसके इर्द गिर्द मूव नहीं कर रहा होता। सर्कल एक पाथ है, रोटेशन एक एक्सिस के अराउंड रोटेशन है। जिस तरह ये स्टीयरिंग का सेंट्रल एक्सिस फिक्स्ड होता है, बाकी स्टीयरिंग मूव करता है। हमारे पास एक ये, अगर हम टायर की एग्जांपल ले लें, ये इसका एक्सिस फिक्स्ड है, बाकी टायर मूव करेगा, तो ये रोटेटरी मोशन है, इसका आपने ख्याल रखना है। वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, आगे पीछे, जैसे एक स्विंग की होती है, पेंडुलम क्लॉक की होती है, उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने बोल्ड डेफिनेशन स्पेशली तैयार करनी है। इस चैप्टर में ज़्यादातर बोल्ड डेफिनेशंस हैं, वो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आएंगी। अगर उनके अलावा कोई और क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बताती जाऊंगी, साथ साथ आप लोग मार्क कर लीजिएगा। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, स्केलर्स फिजिकल क्वांटिटीज़ है, वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटीज़ है। डिफरेंस क्या है? दो चीज़ें होती हैं, एक होती है मैग्नीट्यूड, एक है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं? जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, फिजिकल क्वांटिटीज़ का टॉपिक जब पढ़ा था, कि डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है। तो स्केलर्स के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर लेंथ है, मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास एक कबर्ड है, उसकी लेंथ 145 सेंटीमीटर है। ज़रूरत नहीं है ये बताने की कि उसकी डायरेक्शन क्या है। ज़ाहिर है उसकी डायरेक्शन होगी नहीं, मैं क्या बोलूँगी, नॉर्थ की तरफ उसकी लेंथ है, वेस्ट की तरफ लेंथ है, ऐसे तो नहीं होता। तो उसके लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। स्पीड एंड वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी, ये 7 क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, आपको ये फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। वेक्टर्स में क्या आ जाती हैं? वेक्टर की एग्जांपल हाईलाइट की हुई है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम एंड टॉर्क। वेक्टर्स में डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो ज़रूरी है, लेकिन डायरेक्शन भी उतनी ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं एक जगह फोर्स लगा रही हूँ, मैं आपको कहती हूँ मैंने 50 न्यूटन फोर्स लगाई, कहाँ पर लगाई, कुछ नहीं पता, इसीलिए मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। मैंने 50 न्यूटन फोर्स अपवर्ड लगाई, टूवर्ड्स राइट लगाई, टूवर्ड्स लेफ़्ट लगाई। जैसे इस एग्जाम्पल में है, अगर हम ए फिगर देखें, दो फोर्सेस लग रही हैं, किस तरफ लग रही हैं? टूवर्ड्स राइट, तो टेबल राइट साइड पे मूव कर जाएगा। नीचे वाले टेबल में देखें, दो फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन एक अलॉन्ग लेफ़्ट साइड है और एक अलॉन्ग राइट साइड, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को, और फोर्सेस जो हैं, टेबल जो है वो मूव नहीं करेगा। वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? स्केलर क्वांटिटीज से, या वो वेक्टर के नाम को हम बोल्ड करके लिखते हैं, या उसके ऊपर बार, या फिर उसके ऊपर हम एक एरो हेड लगा देते हैं, जिससे डिफ्रेंशिएट हो जाए कि ये हमारे पास वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। ये फिगर 2.14 में उन्होंने दिखाया हुआ है, एक लाइन सेगमेंट है और उसके ऊपर एक एरो हेड दिया हुआ है, इसको हम वेक्टर कहते हैं। वेक्टर बनाने का तरीका है ये। उसके बाद हमने करनी है डेफिनेशन पोजीशन की। पोजीशन क्या है? द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस कॉल्ड ओरिजिन। एक पॉइंट से किसी दूसरी लोकेशन तक, किसी रेफरेंस पॉइंट से, जैसे अगर मेरे पास एक टेबल हो, उसके ऊपर मैं बॉल पॉइंट रख दूं, तो मेरा रेफरेंस क्या होगा? टेबल। उस टेबल को मैं ओरिजिन कहूँगी। अगर मैंने टेबल से 50 इंचेस ऊपर एक बॉल पॉइंट रखी है, तो मेरा रेफरेंस मैंने क्या लिया है? टेबल। वो टेबल मेरा क्या होगा? ओरिजिन। लोकेशन क्या है? 50 इंचेस अबव द ओरिजिन, जो मेरा टेबल है, वो है पोजीशन बॉल पॉइंट की। जैसे हमारे पास 2.16 एग्जाम्पल दी हुई है, H होम, S स्कूल। हमारे पास होम टू स्कूल उन्होंने एक पोजीशन
डिस्क्राइब करनी चाहिए। पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। होम टू स्कूल एक स्ट्रेट लाइन आएगी विद एन एरो हेड। डायरेक्शन किस तरफ करनी है? होम टू स्कूल, क्योंकि हम घर से स्कूल की पोजीशन का बता रहे हैं, इसलिए वेक्टर्स की डायरेक्शन का खास ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास आती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलें आगे हम चलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों में फ़र्क है। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू दोज पॉइंट्स। एक जगह से दूसरी जगह जाने के कई रास्ते होते हैं, जितना मर्जी लंबा रास्ता हो उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा रास्ता होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस पूरा डिस्टेंस होगा, मुकम्मल फासला होगा, लेकिन जो सबसे छोटा फासला होगा वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी में भी सिर्फ इतना सा फ़र्क है, जैसे डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका क्या मतलब है? स्पीड के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड इनफ है, वेलोसिटी के लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड होती क्या है? अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हूँ, मुझे कोई ना कोई टाइम लगेगा, मैं कुछ डिस्टेंस कवर करूँगी। जो डिस्टेंस कवर करूँगी वो किस यूनिट में होगा? टाइम में, उसको मैं कहती हूँ स्पीड। इसी तरह हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन, तो डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड s इक्वल्स टू vt। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ये v है ये हमारे पास एवरेज स्पीड होती है, ये हमारे पास एवरेज होती है। अक्सर MCQ आता होता है, आप लोग जब FSC वगैरह में जाएंगे वहाँ पर भी ये टॉपिक्स आप लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि ये जो वेलोसिटी है, ये जो स्पीड है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इस v को आप लोग स्पीड कहें। अगर आप लोग कहीं पे डायरेक्शन लिख रहे हैं तो ये v जो है ये स्पीड भी होगी, ये वेलोसिटी भी हो सकती है, लेकिन अगर डायरेक्शन नहीं लिख रहे तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पीड ही होगी। स्पीड इज़ ऑल्सो अ स्केलर। SI यूनिट इसका आपने याद रखना है, मीटर पर सेकेंड होता है। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टोटल टाइम मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगे 50 मिनट, अगर मैं उसको टोटल को इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर लूँ, यानी 50 मिनट्स लगे थे, मैं उसको 10 10 10 10 10 10 के 5 हिस्सों में डिवाइड कर लूँ और वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे। टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करे? हम कह देते हैं 25 मीटर डिस्टेंस कवर किया। इसके हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास 20, ये मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मैं मूव की, टाइम मुझे लगा 50 मिनट्स और मुझे डिस्टेंस लगा 25 मीटर्स। अगर मैं इस टाइम को 10 10 के इंटरवल्स में डिवाइड कर लूँ, इक्वल इंटरवल्स में, ठीक है, ये 10 10 के मेरे पास इंटरवल्स हैं, इक्वल ही डिस्टेंस डिवाइड हो, यानी इसमें भी मैंने 5 मीटर कवर किया, इसमें भी 5 किया, इसमें भी 5 किया, इसमें भी 5 किया, 0 to 10 जो मेरा था उसमें भी मैंने 5 मीटर कवर किया। इक्वल डिस्टेंस कवर हुआ है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो मेरी स्पीड क्या होगी? यूनिफॉर्म स्पीड होगी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। इसी तरह से हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी पढ़ेंगे। वेलोसिटी टेल्स अस स्पीड बट नॉट ओनली स्पीड।
वो हमें डायरेक्शन भी बताती है कि बॉडी किस तरफ को मूव कर रही है। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी को टाइम पे डिवाइड करते हैं तो हमें स्केलर क्वांटिटी आंसर मिलती है जो कि स्पीड है। जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है और वेलोसिटी भी वेक्टर है। उसके बाद d इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी विद वेलोसिटी v इन टाइम t। ऐसा यूनिट भी इसका ms-1 है क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड सेम ही है। डिफरेंस क्या है कि अगर हम स्पीड की बात करें तो डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी, वो स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की बात करें तो डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी सेम वही बात है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? जब हमने वेलोसिटी के हिसाब से रेट फाइंड किया, जब भी रेट का वर्ड आएगा आपने याद रखना है कि डिनोमिनेटर में टाइम आएगा। जब हम वेलोसिटी के हिसाब से रेट फाइंड करते हैं यानी चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, वो हमारे पास आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करते हैं? वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस वी आई इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो बिल्कुल शुरू में उसकी स्पीड थी, फाइनल वेलोसिटी जो एंड वाली स्पीड होगी उसकी। इसका यूनिट भी आप लोगों ने याद रखना है, ms-2 होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे तो दो चीज़ें थी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट। हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी। चाहे जितना मर्जी छोटा इंटरवल हो, 2 सेकंड का हो, 0.001 सेकंड का हो, लेकिन चेंज जो आना है उसमें वो इक्वल होना चाहिए, तो उसकी भी एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होगी। एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव इफ़ वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम। अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी का चेंज बढ़ता जा रहा है, तो आपके पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। डायरेक्शन क्या होगी? वही होगी जिस तरफ को मूव कर रही है। जैसे अगर हम एक कार की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कार टुवर्ड्स नॉर्थ जा रही है तो हमारे पास स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? वो भी टुवर्ड्स नॉर्थ ही होगी। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ नेगेटिव इफ़ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और उस एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन कहते हैं या फिर रिटार्डेशन कहते हैं। चलिए जी, इसके साथ हम लोग यहाँ पर अपना आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह हम लोग कल इसके न्यूमेरिकल्स, बल्कि न्यूमेरिकल्स हम सारे एक साथ ही करेंगे। नेक्स्ट हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगर किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया, कुछ रह गया है, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे तो हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो तो आप लोगों को फ़ौरन से पता लग जाए और आप लोग अपना टाइम मैनेज करें, लाइफ भी इंजॉय करें, गर्मियों को भी इंजॉय करें और स्टडीज़ भी ना रुकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।